नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो। ममता को बंगाल से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है और इस बार फिर से ममता के गढ़ में चुनौती देने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं। भवानीपुर में शुभेंदु की किस तरह की तैयारी है और बंगाल में किस तरह का खेला होने जा रहा है, इसे लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता रोहित पोखरियाल ने शुभेंदु अधिकारी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। बंगाल के सियासत के सबसे इंपॉर्टेंट फेसेस में से एक शुभेंदु अधिकारी इस वक्त भारत एक्सप्रेस में मौजूद है। कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार का अभियान? बहुत अच्छा हो रहा है। आज ऑनरेबल पीएम ने 3 रैली संबोधित किया, एक हल्दिया में, एक आसनसोल में, एक शिवड़ी में। आप भीड़ देख लीजिए। ये जो मीटिंग हुआ 3, 4, 5 ऐसे लेकर इतना भारी भीड़ हुआ, जनता का इतना भी जोश है, इसलिए इस बार परिवर्तन का लहर चल रहा है। शुभेंदु दा, मैं भवानीपुर भी गया था, वहाँ से भी आपने नॉमिनेशन फाइल किया। मैंने वहाँ पे लोगों से बात की, वहाँ पर कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता भी मुझे मिले जो बहुत कह रहे थे कि तीसरी बार नहीं, चौथी बार भी आप समझिए शंखनाद हमने कर दिया, ममता बनर्जी जी ले रही हैं और मैंने आपका नाम लिया। टीएमसी का साथ 2 तरीके से आदमी है जी। कोई भद्र लोग टीएमसी का साथ नहीं है। टीएमसी का साथ भवानीपुर में शाहबाज मिल सकता है, टीएमसी का साथ वहाँ का माफिया गुंडा पीटर विप्लव मित्र मिल सकता है, कोई भद्र लोग नहीं मिल सकता। बंगाल में कल खास करके में कलकत्ता में आप देख लीजिए 50% लोग मुख से कुछ नहीं बोलेगा, इशारा से बोलेगा। शुभेंदु दा, इस बार इसलिए बंगाल में सब एरिया में एक ही आवाज, चुपचाप पद्म छाप। ओके, पद्म मीन्स कमल। अच्छा शुभेंदु दा, ज्यादा चैलेंज कहाँ पर है? भवानीपुर में है कि नंदीग्राम में आपके लिए? कहीं चैलेंज है आपके लिए? नंदीग्राम में आपके लिए बड़ा चैलेंज है कि भवानीपुर में? मैं कुछ नहीं हूँ, बीजेपी का सामने कोई चैलेंज ही नहीं है। बीजेपी का सामने कोई चैलेंज नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना शुभेंदु अधिकारी को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार जनता जो है वो परिवर्तन का मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनके कैंडिडेट्स के सामने कोई भी बड़ा चैलेंज नहीं है। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं रोहित पोखरियाल, कोलकाता, भारत एक्सप्रेस। आज तारीख है 9 अप्रैल। भारत की 3 राज्य जिनमें असम, केरलम और पुडुचेरी में बम्पर वोटिंग के बाद इन 3 राज्यों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, एक पूर्वोत्तर के शेर बनाम विपक्ष की वार की भी कहानी है। ये एलडीएफ को बचाने की जंग है और पुडुचेरी के समंदर में सत्ता की लहरें बदलने की कोशिश भी है। इन सब के बीच ब्रह्मपुत्र की लहरों में भी इस बार राजनीति की गर्मी उफान पर है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की आक्रामक छवि और हिंदू कार्ड क्या बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर बैठाएगा? मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़ बता रही है कि असम का वोटर खामोश नहीं है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हेमंता का वोट बैंक और बढ़ा है या कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विकास और पहचान के मुद्दों पर सेंध लगा दी है? केरल में भी इस बार क्या वाकई इतिहास पलटने वाला है या बीजेपी का बढ़ता जनाधार इस बार केरल में किंग मेकर बनकर उभरेगा? आज फैसला होगा। दिल्ली की धमाक गुवाहाटी से तिरुवनंतपुरम तक कितनी गूंजती है? क्या मोदी की गारंटी फिर से हैट्रिक का रास्ता साफ करेगी या विपक्ष का खेड़ा बखेड़ा सत्ता के समीकरण को बिगाड़ देगा? तो इन सब के बीच 9 अप्रैल को आज बम्पर वोटिंग हुई और खास तौर पर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। असम, केरल, पुडुचेरी में वोटिंग खत्म हो चुकी है। असम में शाम 5 बजे तक 84.42% मतदान हुआ है। केरल में शाम 5 बजे तक 75.01% मतदान हुआ। पुडुचेरी की बात करें तो शाम 5 बजे तक यहां 86.92% वोटिंग हुई है। 3 राज्य चुनावी राज्य जहां पर आज वोटिंग खत्म हो गई है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है और इन सब के बीच अब इंतजार करना होगा इन 3 राज्यों के नतीजों के लिए 4 मई का। असम, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग खत्म हो गई है। असम में शाम 5 बजे तक 84.42% लोगों ने मतदान किया। केरल में शाम 5 बजे तक 75.01% मतदान हुआ और ये वोटिंग बहुत कुछ कह रही है क्योंकि अप्रत्याशित वोटिंग अगर हुई है जिसके लिए
अलग अलग मतदाता लंबी लाइनों में, कतारों में लगे रहे। सुबह से शाम तक उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद किया। असम, केरलम, पुडुचेरी में वोटिंग खत्म हो गई है। 3 राज्य हैं, 9 अप्रैल का आज दिन। इन 3 राज्यों पर हर पार्टी की नजर, खासतौर पर चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी असम में चुनावी मोड में नजर आई। शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक से बढ़कर एक आरोप प्रत्यारोप नजर आए, लेकिन इन सब के बीच अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बम्पर वोटिंग के साथ अब इंतजार है 4 मई का, जब इन राज्यों के चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ होगी। तो फिलहाल जो बड़ी जानकारी है, चुनावी राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन इन सब के बीच फैक्ट हम आपको समझाते हैं। चुनाव शेड्यूल को आप समझिए। सबसे पहले 5 राज्यों की इन तस्वीरों को देखिए। पहली पश्चिम बंगाल में समझिए सीटें 294 हैं, तमिलनाडु में 234 सीटें, असम में 126, केरल में 140, पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, सबसे छोटा राज्य। इन सब के बीच आज पर आइए, जहां पर 9 अप्रैल जहां पर वोटिंग हुई 3 राज्यों में, लेकिन फेज 2 चरणों में है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को, तमिलनाडु में भी 1 चरण में चुनाव होना है, लेकिन ये 3 राज्य जहां पर एक चरण में चुनाव, यानी कि आज चुनाव हो चुका है, बम्पर वोटिंग हुई है असम, केरलम और पुडुचेरी में। इन सब के बीच वोटिंग पर आइए। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 तारीख जिसके लिए अभी इंतजार करना होगा पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु में 23 अप्रैल 1 चरण में मतदान होना है, और ये 3 राज्य असम, केरलम, पुडुचेरी 9 अप्रैल यानी कि आज के दिन बम्पर वोटिंग हुई है इन 3 राज्यों में। लेकिन अब 2 राज्यों की तस्वीर अभी बाकी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल जहां पर 2 चरणों में चुनाव होना है 23 और 29 अप्रैल, और तमिलनाडु जहां पर 1 चरण में 23 अप्रैल को। और इन सब के बीच चुनाव के ऐलान से नतीजों तक 51 दिन की चुनाव प्रक्रिया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार है 4 मई का। ये वो तारीख है जब इन सभी 5 राज्यों की तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि इन 5 राज्यों में किसकी सत्ता होगी। 3 राज्यों में चुनाव असम, केरलम और पुडुचेरी में हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, बम्पर वोटिंग हुई, और अब इन चुनाव के लिए इंतजार इस तारीख का है, यानी कि 4 मई को इन तीनों राज्यों की चुनावी तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। पूर्वोत्तर से लेकर साउथ की पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर के लिए इंतजार है इसी तारीख का, यानी कि 4 मई का, जब पूरे तरीके से स्थिति साफ होगी। 3 राज्यों के सियासी रण को और सियासी समीकरण को भी आप समझिए। पूर्वोत्तर का बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, 126 सीटों पर यहां पर मतदान हुआ। केरलम पर आइए, 140 सीटों पर मतदान हुआ। पुडुचेरी पर 30 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, और बम्पर वोटिंग इन तीनों राज्यों में हुई है। सबसे ज्यादा असम की बहुत ज्यादा चर्चा थी। पूर्वोत्तर का बेहद महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है। केरलम, साउथ पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहा है, लेकिन यहां पर विपक्षी दल भी अपनी जमीन लगातार तलाश रहे हैं। और यही हाल करीब करीब पुडुचेरी का है, जहां पर स्थानीय मुद्दों के आधार पर इस बार लोगों ने वोटिंग की है। बम्पर वोटिंग पुडुचेरी में भी हुई है। और इन 3 राज्यों का सियासी रण के लिए अब इंतजार है 4 मई का, जब पूरे तरीके से तस्वीर साफ होगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 पर आइए, एक राज्य की आपको तस्वीर बताते हैं। कुल वोटर है यहां पर 2.50 करोड़। 1.25 करोड़ पुरुष वोटर हैं जिन्होंने वोट किया, महिला वोटर 1.25 करोड़, और इन सब के बीच चुनावी मैदान में है 722 उम्मीदवार, जिनके लिए आज ईवीएम में किस्मत का फैसला कैद हो गया है। कुल वोटर 2.50 करोड़, और इनमें पुरुष वोटर हैं 1.25 करोड़। इनके अलावा जालू कबारी सीट पर आइए, किसका जलवा है। यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उनके सामने है कांग्रेस की विदिशा नियोग, और इसके अलावा दीपिका दास को भी आईएनडी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। असम की हाई प्रोफाइल सीट है जालू कबारी, जहां से खुद मौजूदा मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से विदिशा नियोग मैदान में है, और जबकि दीपिका दास भी चुनाव लड़ रही है। असम में अब भाईजान के फैक्टर को आप समझिए, कितना असरदार भाईजान फैक्टर रहता है। आबादी है 30% मुसलमान सीधे तौर पर यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जो 23 सीटें ऐसी हैं मुस्लिम बाहुल जिन पर इनका खासा असर है। पिछली बार 31 विधायक ऐसे हैं जो यहां से जीते थे, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम बाहुल सीटें हैं 23, और 31 विधायक पिछली बार
मुस्लिम विधायक चुनकर पहुंचे थे विधानसभा में। लेकिन इस बार क्या तस्वीर होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा मुसलमान किन किन सीटों पर हैं? धुबरी में 79.67%, बारपेटा पर आई है 70.74% और दर्रांग में 64.34%। ये वो सीटें हैं जहां पर असम में सबसे ज्यादा यानी कि 50 से ज्यादा फीसदी मुसलमान है। अगली तस्वीर दिखाई है हैलाकांडी पर आई है 60.31%, ग्वालपारा में 57.52%, 50% से ज्यादा मुसलमान है। और यही हाल है करीमगंज का जहां पर 56.4% है। इसके अलावा इस तस्वीर को देखिए, होजाई में 55% मुसलमान है, मोरी गांव में 52.56% मतदान मुसलमान है, माफ कीजिएगा, बोंगाई गांव में 50.22% मुसलमान है। और ये अलग अलग फैक्ट के जरिए हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान है जो निर्णायक भूमिका में रहता है, और इसीलिए इन सीटों का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब असम में क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग हुई, जिन पर मतदान हुआ? सबसे पहले अवैध घुसपैठ, जिसका बार बार जिक्र बीजेपी करती रही पूरे चुनाव में। बांग्लादेशी मुस्लिमों को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर समझाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई और इसीलिए घुसपैठिया मुद्दा बीजेपी के हर नेता ने उठाया। यूसीसी पर आइए और इस मुद्दे ने भी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा करप्शन को लेकर अलग अलग पार्टियां दावा करती हैं कि हम आएंगे तो करप्शन नहीं होगा, हम आएंगे तो करप्शन नहीं होगा। असमिया अस्मिता को बचाने की कोशिश यहां पर लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखती है। इन सब के बीच इन मुद्दों के आधार पर ही इस बार का चुनाव हुआ, इस बार लोगों ने वोट डाले। अब असम में बीजेपी की हैट्रिक में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और क्या क्या चैलेंज हैं, इसे भी आप समझिए। पहले एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरा भ्रष्टाचार पर आइए, तीसरा बेरोजगारी, चौथा बदलती डेमोग्राफी जो बेहद महत्वपूर्ण चैलेंज है, और एसटी स्टेटस की डिमांड। और इन्हीं मुद्दों के आधार पर इस बार का चुनाव यानी कि असम में बीजेपी अगर हैट्रिक लगाना चाहती है तो इन मुद्दों के आधार पर ही आज लोगों ने वोट डाला है और यही मुद्दे सबसे ज्यादा गूंजे हैं सूबे में यानी कि असम में। लेकिन अगर बीजेपी हैट्रिक लगाना चाहती है और इसीलिए इन मुद्दों को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एंटी इनकम्बेंसी से लेकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदलती डेमोग्राफी और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पांचवा, एसटी स्टेटस की डिमांड। एसटी स्टेटस की डिमांड सबसे ज्यादा मांग इसकी की जा रही है और इन सब के बीच एंटी इनकम्बेंसी, क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार चुनाव में नजर आई और अगर एंटी इनकम्बेंसी तो कौन से मुद्दे हैं जिससे बेहद लोग नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन असम में कांग्रेस की वापसी में क्या चुनौती रहने वाली है इसे भी आप समझिए। आपसी गुटबाजी सबसे बेहद महत्वपूर्ण और चैलेंज वाला मुद्दा है कांग्रेस के लिए, जहां पर कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव से ठीक कई नेताओं को पार्टी छोड़ना पड़ा और इन सब के बीच मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा है वो भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार रहा है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, ये अभी आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और इन चार मुद्दों के इर्द गिर्द इस वक्त कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है। लेकिन गुटबाजी, जो अलग अलग गुट इस वक्त असम में कांग्रेस के नजर आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। और चुनाव से ठीक पहले आपने भी देखा होगा कि कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा किया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी सबसे बड़ी चुनौती है। अब जोरहाट को आप समझिए किसका जोर चलेगा। गौरव गोगोई पर आइए, कांग्रेस से चुनावी मैदान में और उनके सामने हितेंद्र नाथ गोस्वामी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। लेकिन जोरहाट में किसका जादू चलेगा? कांग्रेस का एक बड़ा नाम है गौरव गोगोई और इसीलिए इस बार पार्टी ने उन्हें जोरहाट से मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी ने चुनौती देने के लिए गौरव गोगोई को, हितेंद्र नाथ गोस्वामी को उतारा है। बिन्ना कंडी पर भी आइए, यहां पर भी रेजाउल करीम चौधरी एजेपी से मैदान में, जबकि एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल, शाहब उद्दीन मजूमदार को एजीपी ने उम्मीदवार बनाया है। यह है बिन्ना कंडी की वो तस्वीर जो चुनावी मैदान में रहने वाली है। लेकिन एजेपी रेजाउल करीम चौधरी मैदान में है और इन सब के बीच बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ से मैदान में है, शाहब उद्दीन मजूमदार एजीपी से मैदान है। और ये सीट बेहद ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि 3 राज्यों के मद्देनजर अलग अलग हाई प्रोफाइल सीटें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा खोवांग सीट पर आइए, किसका यहां पर कब्जा होगा इसे भी आप समझिए। लोरेंजिन ज्योति गोगोई को एजेपी ने उम्मीदवार बनाया जबकि उनके सामने है चक्रधर गोगोई। चक्रधर गोगोई भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट है और इस सीट पर यानी कि खोवांग सीट पर किसका कब्जा होगा इसके लिए
फिलहाल इंतजार करना होगा 4 मई का। अलग अलग उम्मीदवारों के जरिए हम आपको वो सीटें दिखाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं जो सीधे तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। अखिल गोगोई पर आइए, रायजोर दल से मैदान में है, उनके सामने है कुशल दोबारी जो भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है। शिवसागर सीट में कांटे की टक्कर इस बार रहने वाली है। इन दोनों उम्मीदवारों के साथ चुनावी मोड में पार्टी कूदी है। अखिल गोगोई रायजोर दल से मैदान में है, कुशल दोबारी बीजेपी से मैदान में है और इस बार शिवसागर सीट से कांटे की टक्कर नजर भी आ रही है। तो फिलहाल एक तस्वीर है अलग अलग सीटों के मद्देनजर जो हम आपको दिखा रहे हैं। बोका खाट पर आइए, जहां पर अतुल बुरा को एजीपी ने उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने है रायजोर दल से हरिप्रसाद सैकिया। ये भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है जहां पर दिलचस्प मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। लेकिन पूरी तस्वीर साफ होगी 4 मई को। 4 मई को ये पता चलेगा कि बोका खाट सीट का रण किसने जीता है। फिलहाल मैदान में अतुल बुरा एजीपी से है, हरिप्रसाद सैकिया को रायजोर दल से उम्मीदवार बनाया गया है। और इस तस्वीर के साथ आप इन अलग अलग राज्यों की हाई प्रोफाइल सीटों को भी आप समझ सकते हैं। पुडुचेरी पर आइए, जहां पर एन रंगास्वामी AINRC से मैदान में बहुत बड़ा पुडुचेरी की सियासत का नाम, बड़ा नाम, और उनके सामने कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है वी वैथिलिंगम को। और पुडुचेरी विधानसभा में AINRC से एन रंगास्वामी को मैदान में पार्टी ने उतारा है। उनके सामने कांग्रेस से वी वैथिलिंगम मैदान में है। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। धर्म दम सीट पर आइए, जहां पर धर्म कांटा किस ओर नजर आ रहा है और इसके लिए पिनराई विजयन CPM से उम्मीदवार हैं। उनके सामने BP अब्दुल रशीद को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा के रंजीत भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। ये केरल की हाई प्रोफाइल सीट है जहां से खुद पिनराई विजयन मैदान में है, BP अब्दुल रशीद कांग्रेस से, और जबकि के रंजीत को भी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। फिलहाल आपको हाई प्रोफाइल सीट हम दिखा रहे हैं उस केरल की जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें कांग्रेस की भी हैं। यहां पर केरल में कांग्रेस लगातार मेहनत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन परवूर सीट का बादशाह कौन होगा इसे भी आप समझिए। VD सतीशन को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। उनके सामने है ET टाइसन मास्टर CPIM से उम्मीदवार बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से वालसला प्रसन्न कुमार को मैदान में उतारा गया है। और ये 3 चेहरे हैं। परवूर सीट का बादशाह कौन है? कांग्रेस, CPIM और इसके अलावा केरल में भी आइए, के सुरेंद्रन को मंजेश्वरम सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से मैदान में उतारा गया है। और ये अलग अलग चेहरे हम आपको दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं जहां पर हाई प्रोफाइल सीट में कड़ा मुकाबला है। किसकी असम में सरकार बनेगी, असम के रण को भी आप समझिए। कुल 35 जिले हैं, 31,940 मतदान केंद्र हैं, विधानसभा सीटें 126 हैं, कुल उम्मीदवार 722 हैं और कुल मतदाता 2.5 करोड़ है जो आज मतदान कर चुके हैं, जिन्होंने EVM में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद कर दिया है। 35 जिले, 29 मतदान संवेदनशील केंद्र है और इन सब के बीच बेहद महत्वपूर्ण है असम का रण, जिसे 140 विधानसभा सीटें केरल में आती हैं। केरल के रण को भी आप समझिए। कुल उम्मीदवार 890 हैं और कुल मतदाता यहां पर 2.71 करोड़ हैं। इसके अलावा पुरुष मतदाताओं को अगर 1.32 करोड़, महिला मतदाता 1.39 करोड़ और प्रवासी मतदाता हैं 2.42 लाख से ज्यादा ही प्रवासी मतदाता हैं। और इसीलिए केरल के रण को समझना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 890 उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला EVM में कैद हो गया है। प्रवासी मतदाताओं पर अगर गौर फरमाएं तो 2.42 लाख से ज्यादा मतदाता यहां पर प्रवासी मतदाता है। पुडुचेरी पर आइए, सबसे छोटा राज्य, विधानसभा की सीटें 30 आती हैं पुडुचेरी में। कुल मतदाता 9.44 लाख है, 9.44 कुल मतदाता है। यहां पर नए मतदाता 24,919 और कुल मतदान केंद्र है 1,099। कुल मतदाता 9.44 लाख है। और इस सब के बीच आपको 3 राज्यों की चुनावी तस्वीर समझाने की हमने कोशिश की है। कुल मतदान केंद्र 1,099 पुडुचेरी में, नए मतदाता भी इस बार बढ़ते हुए नजर आए। 30 विधानसभा सीटें हैं। बंगाल की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने 6 बड़े वादे किए हैं। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, लुटेरों का विनाश, मेरे साथ बोलिए, पालटानो दरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। बंगाल में मां रो रही है, मानुष रो रहा है। बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा। बंगाल में महाजंगल राज का खात्मा होगा।
भवानीपुर में नंदीग्राम जैसा हाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। टीएमसी राज में मां मानुष डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा 4 मई के बाद गुंडागर्दी का हिसाब लेंगे। पूरे बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। निर्मम सरकार की विदाई करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस लेफ्ट एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। टीएमसी ने निर्ममता की हदें पार की। पीएम के नाम से टीएमसी को नफरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। टीएमसी को लेकर उन्होंने अलग अलग तरीके से निशाना साधा। टीएमसी सिर्फ डराने की राजनीति करती है। उद्योग भय से नहीं भरोसे से चलते हैं। मेदिनीपुर ने, नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। पूरे बंगाल में होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। मां, माटी और मानुष में से मां की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज की बेटियों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो टीएमसी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी तक का अपमान कर सकती है, उसकी मानसिकता क्या होगी, कितना अहंकार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समाज के एक बड़े कार्यक्रम के लिए यहां आई थी। देश में किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति जी को उचित सम्मान देना संविधान के तहत आपका दायित्व है। लेकिन ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती। सिर्फ इसलिए क्यों हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज की बेटी है और इसलिए आपको अपमान करने का हक मिल जाता है। ये देश के सभी आदिवासियों का अपमान है। देश की सभी महिलाओं का अपमान है। ये देश के संविधान का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया और इन सब के बीच सीधे तौर पर उन्होंने कई सवाल यहां पर टीएमसी और ममता बनर्जी से किए हैं। और इन सब के बीच आपको कुछ फैक्ट के जरिए हम समझाते हैं। 3 रैली आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। पहली रैली हल्दिया में की, दूसरी रैली आसनसोल में और तीसरी रैली बीरभूम में की है प्रधानमंत्री मोदी ने। और पीएम मोदी सीधे तौर पर 6 गारंटियां उन्होंने दी है। पहली गारंटी को समझिए, भयमुक्त बंगाल हम बनाएंगे अगर हमारी सरकार आएगी। दूसरी गारंटी पर आइए, सरकारी सिस्टम की जवाबदेही तय की जाएगी हमारी सरकार के आने के बाद। और इन्हीं 6 गारंटियों के साथ तीसरी गारंटी है भ्रष्टाचार अपराध की फाइलें खुलेंगी, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। इन अलग अलग गारंटियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। 5वीं गारंटी, टीएमसी के गुंडे नहीं बचेंगे प्रदेश में। 7वां वेतन आयोग यहां पर लागू होगा। सूबे में कर्मचारियों को साधने की कोशिश भी पीएम मोदी की तरफ से की गई और इसीलिए 7वां वेतन आयोग लागू होगा। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने बंगाल की धरती से किया। और 3 राज्यों में मतदान को लेकर खबर सामने आ रही है। असम, केरलम, पुडुचेरी में वोटिंग खत्म हो गई है। असम में 6 बजे तक 85.04% मतदान हुआ। केरलम में 6 बजे तक 77.38% मतदान हुआ। पुडुचेरी में 6 बजे तक 89.08% मतदान हुआ है। तो बम्पर वोटिंग तीनों राज्यों में। असम में 6 बजे तक 85.04% मतदान हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।